नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट या आईएस की। इराक, सीरिया और इस पूरे क्षेत्र में तो इस आतंकी संगठन का असर है ही, लेकिन आज हम चर्चा भारत के नजरिए से कर रहे हैं। भारत के सुरक्षा हलकों में आईएस को लेकर चिंता यह है कि क्या ये संगठन भारतीय युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। असम में जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें देश के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे और इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे। अगले 30 मिनट के दौरान हम आकलन करेंगे कि क्या वाकई भारत में आईएस की कोई उपस्थिति है या ऐसे आसार बन रहे हैं और कितना गंभीर हो सकता है ये संकट अगर ऐसा है। साथ ही कि किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से। अपने खास मेहमानों के जरिए इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वजाहत हबीबुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कश्मीर काडर के आईएएस हैं, फॉर्मर आईएएस, और साथ ही कमिश्नर रह चुके हैं कश्मीर में, खासकर ऐसे दौर में 90 के दशक में जब वहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो अपने पैर पसार रही थी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे उनके तजुर्बे के जरिए कि जब इस तरह की कोई आहट होती है तो जो पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं, उनका क्या काम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे ही सुरक्षा से जुड़े हुए खास मेहमान मेरे साथ टीआर कक्कड़ साहब मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनका भी तजुर्बा हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इस बहस में वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्टूडियो में तीसरे खास मेहमान अब्दुल हमीद नोमानी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जमीयतुल उलमाए हिंद के, और ये वो संस्था है जो कि ये दावा करती है कि उसके 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स हैं और उसमें से जाहिर है सभी मुस्लिम होंगे, अगर मैं सही कह रही हूँ नोमानी साहब। और 2 और ख़ास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, दोनों राजनीतिक मेहमान हैं। संबित पात्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और मेरे साथ खासकर मीम अफजल साहब भी मौजूद होंगे कांग्रेस पार्टी से कुछ ही देर में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वजाहत साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये बात जब कही जा रही है कि कश्मीर में किसी जगह पर अगर एक झंडा दिख गया आईएस का, अगर वो लहराया गया, क्या ये इस बात के लिए काफ़ी है सबूत कि भारत में आहट हो चली है आईएस की? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आईएसआई की तरफ से कोशिश है और ये रिपोर्ट हुआ है और कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं और मैं और भी चैनल्स में इसके बारे में बातचीत हुई है। किंतु यहाँ अगर हम समझें कि उसका कोई ख़तरा है कि वो यहाँ रिक्रूट करना शुरू कर देंगे, हाँ, हमें होशियार रहने की आवश्यकता है क्योंकि मूवमेंट इस किस्म की है। लेकिन और हमारा फिर फ़र्ज़ बन जाता है, हम जो यहाँ के मुसलमान हों और ख़ास तौर से ऐसी तंजीमें जैसे मौलाना साहब की हैं, कि वो लोगों को समझाएं कि जो वहाँ हो रहा है मगरबी एशिया में, उससे हमारे साथ कोई वास्ता है नहीं, ना ही उसका इस्लाम के साथ कोई वास्ता है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हमारी अपनी तारीख़ है, हमारी अपनी विरासत है और इसको ये हम सब के लिए बहुत प्यारी विरासत है जिसके लिए हमें बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। ज़ाहिर है समझदार लोगों को ये बात समझ में आती है, लेकिन वो लोग जो कि एक फ्लेयर के उसमें आ जाते हैं, एक तरह से कहा जाए, उनको शायद ये समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि वो अपनी कैपेसिटी में आता है, और अगर नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने कहा हमारा फर्ज बनता है कि हम लेकिन क्या आप इसको इतना गंभीर मानते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर रेट कर रहे हैं आईएस को? वो भी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें होशियार होने की भी आवश्यकता है। ये नहीं है कि हम बगैर एहतियात ना करें, क्योंकि हम एक जमहूरियत हैं, उसके नतीजे में हम एक आज़ाद देश हैं, उसके नतीजे में हम एक वो समझते होंगे कि ये कमज़ोरियां हैं जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो ये और वो कमज़ोरियां क्या हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कमज़ोरियां हैं जिससे शायद आईएस को ये लगा है कि यहाँ पर फलने फूलने की एक गुंजाइश हो सकती है। शायद भारत की ज़मीन पर, जिस तरह से हबीबुल्ला साहब ने कहा कि एक जो तहजीब है उसको बिगाड़ने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन कक्कड़ साहब, इससे कि मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं, आपका एनालिसिस मैं जानना चाहती हूं। आपने जाहिर एक दौर देखा है, पूरा आपकी आंखों से होकर गुजरे हैं, कई इस तरह के मूवमेंट्स भी जिनको कह सकते हैं हम टेरर मूवमेंट्स। आप क्या समझते हैं, आईएस की मौजूदगी को कितना गंभीर आप मानते हैं? फिलहाल सबसे पहले तो मैं वजाहत जी से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई ऐसा बड़ा खतरा इस वक्त दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, खासकर मुसलमान भाई हैं, और वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि उनका कोई खास ताल्लुक उस मूवमेंट से है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा जाहिर हो सकती है, जैसे कश्मीर है, केरला के कुछ हिस्से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मुंबई में कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे हो सकता है। इसलिए
अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है पुलिस चीफ्स की या इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस बारे में, तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक माहौल सा बना हुआ है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, शायद लोग यहाँ से कुछ ज्वाइन करने की कोशिश करें, शायद लोग यहाँ से कुछ मदद करें, तो उसको पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी होगा। नहीं कक्कर साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि कक्कर साहब आज ही जैसे आज के माहौल में, कक्कर साहब आप ये जरूर कह रहे हैं कि अभी आपको नहीं लगता कि ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि आईएएस को करीब 2000 एप्लीकेशंस भारत से मिली हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आईएएस ने इसको कंफर्म किया, लेकिन कम से कम बहुत प्रोमिनेंट अखबार ने इस रिपोर्ट को छापा है। उनका कहना है कि केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और खासकर वो तबके जिनकी आर्थिक तौर पर हालत कमजोर है, वहां टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये एक खाम ख्याली है या वाकई ये रोड मैप नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ऐसा है कि ये एक ऐसी संगठन है जिसके लिए बड़े ही जो लोग बिल्कुल ही उस तंजीम से कुछ ताल्लुक रखते हैं वही जाएंगे, क्योंकि ये जैसे हम सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता है ये मूवमेंट। आप बताइए इस्लाम में या बाकी कहाँ लिखा हुआ है कि आप आज के दौर पे औरतों और लड़कियों को लेके आएंगे और उनकी नीलामी करेंगे और उनका ये करें? ये बिल्कुल अलग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के मुसलमान जो हैं वो शायद इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास इंडियन मुजाहिदीन है, हमारे पास कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि रेडिकलाइज करते रहते हैं गाए बगाए, उन पर निगरानी जरूर रखनी पड़ेगी। और निगरानी रखना हम लोगों का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस एजेंसीज का। लेकिन अगर हम कहें कि आज के दिन बहुत खतरा है, मुझे ऐसा महसूस नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। दोनों ही यहाँ सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे खास मेहमान हैं, जिन्होंने खुद कई एक दौर गुजरते हुए देखा है, बिल्कुल उनका ये मानना है कि बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। आतंकवादी संगठन होते हैं और वो अलग अलग देशों की सरहदों में, जिस तरह से इराक और सीरिया में, अपना असर फैला रहे हैं और यहाँ भी कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन कितना गंभीर है और क्या किया जाना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा, ये बताइए कि सरकार की तरफ से आप क्या समझते हैं, कितना गंभीर ये मानती है कि सरकार ये समझ रही है कि ये खतरा है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। जैसे अभी मेरे से पहले दोनों हमारे जो एक्सपर्ट हैं और बहुत अजीज हैं, बहुत जाने माने एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो पैनिक भी नहीं होना चाहिए जिससे कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन जाए कि अफरा तफरी फैल जाए। दूसरा, ऑस्ट्रिच एटीट्यूड अर्थात शुतुरमुर्ग बन के अपने सर को बालू के अंदर या रेत के अंदर गाड़ने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक विजिलेंट एटीट्यूड होना चाहिए। हम विजिलेंस रखें और कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस पर बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत सारे घटनाओं को लेकर हमने ये देखा है कि एक टर्म कॉइन किया गया था जो इन्वेस्टिगेटिव विंग में, स्लीपर सेल करके। क्या ये स्लीपर सेल वाकई एग्जिस्ट करती हैं? क्या इनको ग्रूम करने का कोशिश किया जाता है देश में? ये लगता है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आना चाहिए और आया भी होगा। और जो हमारी इंटेलिजेंस ताकतें हैं सरकार की, वो आवश्यक इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रही होंगी। मुझे लगता है एक मजबूत सरकार अभी सेंटर में है, तो इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, इन तमाम चीज़ों को अपना अस्त्र बना के ये जरूर इंश्योर करेगी कि किसी प्रकार से, जैसे मोदी जी ने कहा है, कोई भी ताकत जो कि इनह्यूमन है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे सर उठाने में कामयाब ना हो जाए। संबित, एक कदम आगे बढ़ के मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिससे हो सकता है आपको असुविधा हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कई बार ये भी दलील दी जा रही है कि जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं, खासकर जो दंगों का माहौल देश में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा है आतंकी संगठनों को। कहीं ना कहीं जो एक तरह की असंतुष्टि खास समुदाय में फैलती हुई नजर आ रही है, वो एक कहीं ना कहीं वजह बन सकता है इस तरह के संगठनों को पैर पसारने देने के लिए।
देखिए, दो चीजें याद रखिए। नो एक्सक्यूज इज एन एक्सक्यूज इनफ फॉर टेररिज्म। कोई भी एक्सक्यूज आतंकवाद का एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। और दूसरा, सीरिया और इराक जहां इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रहा है, वहां तो हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या एक्सक्यूज है जो इस प्रकार आईएसआईएस का गठन हुआ और वहां जिस प्रकार से काम हो रहा है। पाकिस्तान में हमने अभी बम ब्लास्ट देखा 2 दिन पहले। नहीं संबित, वहां की क्या वजह तो वहां हम जानते पाकिस्तान हैं, की सरकार ने किसी इराक में और प्रकार से सीरिया में ऐसा क्यों कम्युनिटी हो रहा है, हम तो जानते हैं ये बात। तो सब नहीं, तो अगर वो हमें पता है कि वहां 2 सेक्ट के बीच में लड़ाई हो रही है या ऐसा कुछ है, वो एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से वहां एक्सक्यूज कुछ और है। तो इसलिए ये एक्सक्यूज ढूंढना कि कोई भी सरकार यहां पोलराइज कर दे रही है, इसलिए आईएसआईएस एक फर्टाइल ग्राउंड ढूंढ लेगी इंडिया में, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि इंसान को मारना, इसके पीछे कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जी ठीक है। वजह साहब, आप इस सवाल को लेना चाहेंगे कि जो मैंने पूछा संबित से कि क्या ये उन वजहों में से, अकेली वजह नहीं, लेकिन क्या उन वजहों में से एक हो सकती है? लेकिन देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा, और इसी जो हमारी चर्चा हो रही है उसी के सिलसिले में, कि एहतियात करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, मेरे दोस्त कक्कर साहब ने भी कहा, समित जी ने भी कहा, किंतु एहतियात करने के बहाने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मैं अध्यक्ष था नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को, कई ऐसे केसेस हमारी नोटिस में आए। हाँ, सरकार ने फिर दुरुस्त करने की कोशिश की। जैसे हमें पता है, वो हैदराबाद के केस थे, मालेगांव के केस थे, जिसमें उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए थे, उनसे फोर्स्ड कन्फेशन ली गई। ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो कॉन्फिडेंस है सरकार में रहे, और वो समझे कि नहीं, न्याय हमें इस देश में मिलना। जैसे अब कश्मीर में हुआ, ये 2 लड़के बेचारे जो मार डाले गए गाड़ी में चलते हुए, इसमें जेटली साहब ने भी और बाकी लोगों ने इसकी निंदा की है। और हमें आशा है कि जिन लोगों ने ये गलती की है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन वो सज़ा मिलनी है, और लोगों को ये देखना है कि हाँ, इन लोगों ने गलती की तो सज़ा मिली, तब जाके उनको एतबार होगा सरकार पे और हमारे सिस्टम पे। वो भी एतबार बहुत आवश्यक है। वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वो एतबार हट जाएगा तो इस किस्म की, जो मैंने कहा कि फर्टाइल ग्राउंड हो सकता है, तब हो सकता है। जी, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि समस्या को उस हद तक ना उठाया जाए जहां वाकई असलियत नहीं है। और उसके बाद आपने कहा कि विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, गैर ज़रूरी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो आपने उठाया है। लेकिन एक संक्षेप में जवाब जरूर जानना चाहूंगी कि क्या जो एक उभरती हुई दरार नजर आ रही है, क्या उसका फायदा इस तरह के संगठन उठा सकते हैं? अगर हम ये भी कोशिश करें कहने की एक आदर्शवादी स्थिति में कि ऐसा कुछ मौजूद नहीं है, तो हमारे सामने दिख रहा है कितनी बड़ी तादाद में दंगे हो रहे हैं या जिस तरह का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपको लगता है कि क्या ये दरार किसी हद तक? यही मैंने कहा कि लोगों को लगेगा, अगर हमें भी ना लगे, बाहर के लोगों को लगेगा कि हाँ, ये कमजोरी है, भारतवर्ष में कमजोरी है, और हमारा जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, वो इस कमजोरी को और बढ़ा रहा है। ये कुछ लोग समझ सकते हैं। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कि हम एकत्रित हों और हम दुनिया को दिखाएं कि हम भारतवासी हैं। एक देश हमारा एक है, इसमें ये कमजोरी है ही नहीं। और हमारी परंपरा भी इसको ज्यादा शक्ति देती है। बिल्कुल। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, ये बताइए कि मुस्लिम संगठन जिनकी इतनी बड़ी मेंबरशिप है, 1 करोड़ लोग अगर यकीन भी कर लें इस बात पे, या कुछ कम भी रहे होंगे अगर, तब भी इतनी बड़ी तादाद में, और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी असरदार संगठन है आपका, ऐसे संगठनों की आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं? कई बार हमने ये देखा है कि एक तरफ हम एक तरह की राइट विंग पॉलिटिक्स देखते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी तरह की राइट विंग पॉलिटिक्स होने लगती है, जो कि बराबर के लिए की जो है खतरनाक है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में जहां एक समुदाय अपने को शायद हाशिए पर पा रहा है, कॉर्नर्ड पा रहा है, ऐसे में दूसरी तरह की राजनीति खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। जमीयत उलमा का जो इतिहास रहा है वो वन नेशन थ्योरी की रही है, एक राष्ट्रीय धारणा की, और जमीयत ने बहुत जो है सख्ती से जो है 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया था, आपको मालूम होगा। तो हम तो जो है देश हित को जो है सर्वोपरि रखते हैं, और देश की सुरक्षा सिक्योरिटी के लेकर फिरका वाराना और सांप्रदायिक आधार पे जो है बात करना या जो है समझौता करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन यह है कि कुछ जो है संगठन हैं और तंजीमें हैं, उनका आधार जो है वो नकारात्मक है, कोई सकारात्मक आधार नहीं है जिसको लेकर वो समाज में जाए, सिवाय इसके कि वो घृणा, द्वेष, नफरत जो है
एक दूसरे समुदाय फिरकों के बारे में फैलाया। अभी आप देखिए कि दिल्ली में और अभी जो बवानाम हुआ है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी क्षेत्र में या देश के हिस्से में ताजिया या निशान को लेकर जो है हिंदुओं ने जो है आपत्ति की हो कि इधर से मत ले जाओ, उधर से मत ले जाओ। लेकिन यह है कि हालांकि ताजिए का जो है वो अलग बात है। नोमानी साहब, हम फिलहाल मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। कोई आस्थान नहीं है, लेकिन इसको ये लोग जो है एक जो है वो इस तरह हिंदू मुस्लिम जो है समस्या और मुद्दा बना के जो मुद्दा बना रहे हैं नोमानी साहब, उनकी बात हम उनसे पूछेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि एक मुस्लिम संगठन होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी क्या समझते हैं? देखिए, हमने जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है 200 से जायद जो है रामलीला से लेके जो है और जो है कर्नाटक और जो है आपके हैदराबाद है, आजमगढ़ है, आसाम है और जो है देवबंद है, मतलब ये कि 200 से जायद जो है अधिक हमने जो कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम किया और हमने हर समुदाय के लोगों को बुलाया और हम लोगों ने देवबंद से फतवा लेके जो है 5000 उलमा से जो है वो अनुमोदन करवाया। तो हम लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं और जो है सांप्रदायिकतावाद के भी खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जैसे एक वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने कहा, हमको जो है वो देश हित को जो है सर्वोपरि रख के और भारतीय होने के नाते हमको जो सोचना है। अभी जो एक माहौल बना हुआ है तो आप देखें कि चाहे वो देश में हो या जो विशेष तौर से जो देश से बाहर है, IS जो है और दूसरे अन्य संगठन जो है वो अलकायदा वगैरह, ये जो वर्चस्व को लड़ाई हो रही है। अब जो ये ISI है, तो लेकिन नोमानी साहब ये जो है अलकायदा पे ये संगठन भारी पड़ रहा है। अब इसको अपने मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, मेरे पास कार्यक्रम में समय कम है और सवाल ज्यादा हैं। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जितने जोर से ये बात कही जानी चाहिए, जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस्लाम का नाम लेकर जिस तरह से यहाँ लोगों को, खासकर युवा जिनकी उम्र कम है और उनके भटकने की संभावना ज्यादा रहती है, क्या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उन तक ये बात पहुंच सके? हम आप सब इसको अच्छी तरह समझते हैं, वजाहत साहब या कक्कड़ साहब को ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो शायद वल्नरेबल हैं, वो लोग शायद जिनको खतरा ज्यादा है, उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? नहीं, ये जो है इस तरह की गतिविधियां जो होती है तो ये जो है बहुत खुफिया स्तर पे होती है, लेकिन ये एक हम लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग जो है प्रोग्राम करते हैं, जलसे करते हैं, मस्जिदों में बताते हैं, मदरसों में बताते हैं और हम लोग जो है वो तरबियती जो है वो प्रोग्राम करते हैं, सब में बताते हैं और ये देखते हैं कि जिस तरह जो है दो भाइयों में जो है विवाद हो जाता है, इसी तरह हिंदू मुस्लिम में भी विवाद हो जाता है। लेकिन तो देश हित को जो है अनदेखी करके जो है वो किसी से जो है, अभी तक देश में जो है ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि भारत का मुसलमान जो है अलकायदा की रणनीति को फेल कर देगा और ये देश के लिए मरे जिएगा। तो ये एक बड़ी बात है। वापस आती हूँ। मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि आप IS की मौजूदगी को क्या गंभीर मानते हैं भारत में? पहला सवाल। दूसरे, जिस तरह से NDA सरकार इसको हैंडल कर रही है, क्या वो ठीक है? ये पहली बात तो मैं कहूंगा IS का कोई वजूद हिंदुस्तान में नहीं है और ये सिर्फ भ्रम है। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान IS को सपोर्ट करने के बारे में कहना तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से एक बात और बड़े वसूख के कहना चाहता हूं कि अगर आतंकवादी गतिविधियों में जाना होता है हिंदुस्तानी मुसलमान को, तो कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां पड़ोसी मुल्क से होती हैं उनके साथ जरूर जुड़ता। ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि इतने साल से ये मूवमेंट चल रहा है वहां पर, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मुसलमान उसके अंदर डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं। लेकिन मीम अफजल साहब, जिस दौरान अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता हुई, उसका सीधा असर कश्मीर पर पड़ा, हम कैसे इनकार करेंगे? कोई जी बिल्कुल, मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अभी जो मौलाना नोमानी साहब भी कह रहे थे और उससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह साहब, चूंकि माइनॉरिटी कमीशन चला चुके हैं और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ निचली सतह पर, बल्कि कुछ कहना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, नाइंसाफी होती है, जिसके नतीजे में एक रद्द अमल कभी कभी सामने आता है। मैं इस रद्द अमल को बिल्कुल गलत कहता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग लड़ाई लड़ते हैं
और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में मुसलमान अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ सकता, कभी नहीं लड़ सकता। इस मुल्क के मुसलमानों की लड़ाई, अगर उनको कोई शिकायत है, इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उनकी लड़ाई हमेशा लड़ी है और हमको उन्हें सलाम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आईएसआई हो या इस तरह की कोई भी तंजीम हो, उसको लेकर के बहुत ही बारीक बीनी से जांच होनी चाहिए, नजर पूरी रखनी चाहिए, जैसा समित कह रहे थे। और एनडीए समित सरकार बिल्कुल कर ठीक पा कह रही रहे है थे क्या? विपक्षी पार्टी होने कि के नाते उसके ऊपर आप पूरी क्या नजर समझते रखनी हैं? चाहिए। कुछ लोग, मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं बगैर जानकारी के कोई इल्जाम यहां नहीं लगाऊंगा। हो सकता है अंदरूनी तौर पर कोई काम चल रहा हो, कोशिश कर रहे हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार बहुत से ऐसे काम करती है जिसकी जानकारी बाहर देना ठीक भी नहीं होता और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा यह मानना है कि इससे भय फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि इस तरह की हरकतों से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं के अंदर जो भोले भाले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं, उन पर असर पड़ता है। दूसरी मैं गुजारिश करूंगा, आपका चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का चैनल है, देश का पार्लियामेंट का चैनल है ये। मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह की कोई हरकत कोई इनफरादी तौर पर कहीं पकड़ा जाता है या करता है, उससे किसी कम्युनिटी को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। नीरज साहब, समय बहुत कम है, संबित पात्रा के पास जाना चाहती हूँ। संबित पात्रा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है जो बहुत पकड़े गए, बड़ी दलीलों में से एक है। पहली बात मैंने आपसे पूछी कि सोसाइटी में जो दरार है क्या वो वजह बन सकती है, आपने उस बात से इनकार किया। दूसरी वजह यह है कि जिस तरह की आर्थिक और सामाजिक स्थिति है फिलहाल मुस्लिम्स की इस देश में, सचर कमेटी उसकी गवाह है, आप खुद देख चुके हैं उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उसके बाद जो रिकमेंडेशंस थी, कितनी गंभीर है एनडीए सरकार सचर कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उनको लागू करने के लिए, या फिर आपका कोई ऑल्टरनेट प्लान है मुस्लिम्स की भारत में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक? नहीं, देखिए, शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्टता के साथ विषय को रखा कि सबका साथ और सबका विकास हो और देश तभी आगे बढ़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रख के हमने देखा है कि शुरू से ही मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कि हिंदू मुसलमान सब आगे बढ़े और सभी के लिए हम कर सकें, ये हम कर रहे हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए कि मुसलमान स्पेसिफिक पॉलिसीज तो होंगे भी और हो भी रहे हैं, जैसे मदरसा के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से एक बजट में एलोकेशन रखना। मगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान की जो दोनों आंखें हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी जो पॉलिसीज है, मेजॉरिटी पॉलिसीज, वो कभी भी कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है, वो कंट्री स्पेसिफिक होती है। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जितने भी हमारे जो स्टैंडर्ड लाइंस हैं, ये जो आदर्शवादी बातें हैं, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन चूंकि आप उस पार्टी के नेता हैं जिसकी अभी सरकार है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और इसलिए सवाल भी मैं आपसे ज्यादा पूछ रही हूँ। यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि अलग से कैटेगराइज करके एक निचले तबके के तौर पर, एक ऐसे तबके के तौर पर जिसके साथ शायद इतिहास ने बहुत इंसाफ नहीं किया, जो पिछले 60 दशकों में लगातार पिछड़ता रहा है, उसको अलग तरीके से क्या आर्थिक मदद की जरूरत है, सामाजिक मदद की जरूरत है, शैक्षणिक मदद की जरूरत है? आप ऐसा नहीं समझते? नहीं, जरूर मदद की आवश्यकता है। तभी सरकार उनके लिए भी जो लोग, मतलब मैं इसे कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो भी इकोनॉमिकली लोअर है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उसको स्किल डेवलपमेंट कैसे कराया जाए, इन सब विषयों पे सरकार बहुत चिंतित है और सरकार काम भी कर रही है। मगर मैं एक चीज जरूर बहुत एम्फैटिकली कहना चाहूंगा कि इन चीजों को, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को आतंकवाद के साथ जोड़ के देखना यह भी उचित नहीं होगा कि ये एक एक्सक्यूज है इसलिए वो आतंकवादी बन जाता है, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा शुरू से कि आतंकवाद हैज नो एक्सक्यूज, टेररिज्म हैज नो एक्सक्यूज। किसी को ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं लोगों को मारूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संबित, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों को यहाँ पर शुक्रिया। तो साफ तौर पर सभी मेहमान एक राय पर नजर आ रहे हैं कि शायद आईएस का भारत में आना या रिक्रूट करने की कोशिश करना, यहाँ पर युवाओं को या उन्हें लुभाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़े संकट या गंभीर चुनौती के तौर पर हमारे सामने नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक खास समुदाय में अगर दरार पड़ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर उनको भी दूर करने की जरूरत है, और शायद आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इसी के साथ भी के लिए इतना ही, नमस्कार।